और मैं शेर हूँ और शेर नहीं हूँ। तो भाई जैसा कि हमने कल जो है इस क्विक रिवीजन वीडियो का पार्ट 1 डाला था और बहुत से बच्चों ने उसको लाइक भी किया है, कमेंट्स भी किए हैं। तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपको काम पसंद आ रहा है मेरा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। तो कल हमने पढ़ लिया था कूलम्स लॉ तक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तक। ठीक है, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। आज का जो हमारा क्विक रिवीजन का पहला टॉपिक होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जो फील्ड होता है ना, किसी भी फोर्स का एक फील्ड होता है। जैसे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स का ले, मैग्नेटिक फोर्स का ले, इलेक्ट्रिक फोर्स का ले, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये सारी की सारी वो फोर्सेस होती हैं जो कि नॉन कांटेक्ट होती है। नॉन कांटेक्ट मतलब इन्हें काम करने के लिए बॉडीज को आपस में टच में लाने में जरूरत नहीं होती, ये दूर से ही काम कर लेती हैं। तो ऐसी फोर्सेस जिन्हें कि हम नॉन कांटेक्ट कहते हैं, या फिर हम इन्हें एक्ट एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। जैसे कि सन जो है वो हमसे बहुत दूर है, ठीक है, लगभग 96 इंटू 10⁻⁶ माइल्स के आसपास है। इतनी दूर से सन ने हमें अपने ग्रेविटेशन फील्ड में खींच के रखा हुआ है, हमें अपने ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर नहीं जाने दे रहा। तो भाई ऐसी कोई भी फोर्स जो कि नॉन कांटेक्ट होती है या फिर एक्ट एट अ डिस्टेंस फोर्स होती है, तो वो फील्ड बनाती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स भी जो है ना, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे, वैसे तो ये होना चाहिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होना चाहिए। जब आपने क्लास में इस चीज को पढ़ा होगा तो वहां हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पॉइंट इज दैट कि भाई E इज इक्वल्स टू F डिवाइड बाय दिस, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। लेकिन इस फॉर्मूले में एक दिक्कत है। इस फॉर्मूला को आप एज इट इज ऐसे स्टेट नहीं कर सकते, आपको इसे हल्का सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी इसके अंदर। देखिए जो टेस्ट चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है दैट इज +1 कूलम। और कल के वीडियो में क्वांटाइजेशन वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि जो +1 कूलम है ये कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, ये बहुत बड़ा चार्ज है। इट इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनेगा। ये बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, आप किसी दूर से आते हुए तारे की लाइट को सूरज की रोशनी में चेक नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। दिन के टाइम में तारे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि जिस लाइट में आप उन तारों को टेस्ट करने जा रहे हो, उनकी लाइट को देखने जा रहे हो, वो टेस्ट करने वाली लाइट ही इतनी स्ट्रांग है कि वो छोटी सी लाइट को तो आपको देखने ही नहीं देगी। तो सेम प्रिंसिपल जो है ना, वो यहां पर बनेगा। सेम प्रिंसिपल यहां पर बनेगा कि भाई आप टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज से आप किसी चार्ज का फील्ड चेक करने जा रहे हो, वो खुद इतना बड़ा है, उसका खुद का फील्ड इतना बड़ा है कि वो इस छोटे से चार्ज का फील्ड तो चेक होने नहीं देगा। गेटिंग माई पॉइंट? कि भाई जैसे सूरज की लाइट में आप तारों की लाइट को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की लाइट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसी तरीके से आप इतने बड़े टेस्ट चार्ज के साथ किसी छोटे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट नहीं कर सकते। ये उसको ढक लेगा, उसको तो नेग्लिजिबल कर देगा। व्हाट द पॉइंट? तो यहां पर इस फॉर्मूला के अंदर हमें जरा सी मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। और ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ना, ये वाला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो प्रॉपर जो इसका आंसर बनता है दैट इज लिमिट Q0 गोज टू 0। ये लिखना बहुत जरूरी है, लिमिट Q0 गोज टू 0 F डिवाइड बाय Q0। लिमिट Q0 गोज टू 0 F डिवाइड बाय Q0, ये जो है आपका फॉर्मूला आता है यहां से। इसको लिखना बहुत जरूरी है कि हम टेस्ट चार्ज को नेग्लिजिबली स्मॉल मान के चल रहे हैं, सो दैट इट डज नॉट इंटरफियर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मेन चार्ज।
इस लाइन को दोबारा बोल रहा हूं, नोट कर लेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट क्यू नॉट गोज टू जीरो इन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनेंगे। इट इज टू सिग्निफाई दैट द टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबली स्मॉल and it does not interfere with the electric field of the source charge। तो ये लाइन आप ध्यान से लिखेंगे, नोट कर लेंगे, वीडियो को थोड़ा पीछे जाके दोबारा सुन लें इस लाइन को, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला था। अब यहां से, अभी हम मेन फॉर्मूला पे नहीं आया, अभी मैं इसको थ्योरेटिकल ही बता रहा हूं आपको। यहां से एक यूनिट्स निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो क्या है देखिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। ठीक है, इसका एक और भी यूनिट होता है जो अगले चैप्टर में आएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट पर मीटर। इसके दो यूनिट्स हैं, न्यूटन पर कूलम भी कहते हैं इसे, और वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं इसे। ठीक है, आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस भी आनी चाहिए। मैं डायमेंशंस यहां पे दोबारा बता देता हूं, बहुत इजी है डायमेंशंस कैलकुलेट करना, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपसे डायमेंशंस जो हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायमेंशन भी आती हैं। तो फोर्स की जो डायमेंशन है दैट इज m1 l1 t-2 डिवाइड बाय चार्ज की डायमेंशन होती है 80, करंट इनटू टाइम। करंट बेसिक क्वांटिटी होता है, चार्ज बेसिक क्वांटिटी नहीं होता। सो इट इज m1 l1 t-3 एंड a-1। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसके मेन फॉर्मूला पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल में फॉर्मूला बनता क्या है? तो लिमिट क्यू नॉट गोज टू जीरो, एफ अपॉन क्यू नॉट हो गया यहां से। अब फोर्स का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ के हिसाब से, एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0, जो सोर्स चार्ज है इनटू में टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर और डिवाइड बाय क्यू नॉट। ये 1/क्यू नॉट इसकी वजह से लगाया गया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्यू नॉट से क्यू नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा, जिसकी वजह से कलेश मच रहा था कि भाई ये तो बहुत बड़ा चार्ज था, वो तो फॉर्मूला में कहीं आता ही नहीं। तो अब हम इसकी लिमिट भी हटा देंगे। तो जब हम इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर का जो फॉर्मूला है 1/4πε0 सोर्स चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो प्रैक्टिकली अगर आप किसी भी चीज का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो वो ये आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा 1/4πε0। कल के लेक्चर में डिस्कस हुआ था, 9 × 10⁹ ये Q और ये डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो 9 × 10⁹ Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा किसी भी चार्ज का। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसकी डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। अब चार्ज तो भाई दो ही तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, कई बार कुछ समझदार बच्चे ये भी कहते हैं सर 3 तरह के, कौन कौन से? सर एक पॉजिटिव, सर एक नेगेटिव और तीसरा न्यूट्रल चार्ज होगा। बहुत बढ़िया। ठीक, ऐसा नहीं होता बेटा, दो ही तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ध्यान से देखेंगे। फॉर पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसे होती है? इट इज रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलती हुई होती है। अभी मैं डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड।
तो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ रेडिएट होगा, हर डायरेक्शन में निकलेगा। जैसे कि एक बल्ब में से लाइट निकलती है ना, इसको बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि एक बल्ब में से लाइट बाहर निकलती है ना, वैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। ठीक है, जिस कमरे में या जहां पर भी बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक एलईडी होगा पीछे, फ्लैश लाइट, उसे ऑन कर दोगे ना तो उस जैसे उस पॉइंट में से लाइट निकलती है ना, बहुत सारी बाहर की तरफ लाइट की जो लाइंस दिखेंगी, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर किसी बच्चे को इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा हो रेडियली आउटवर्ड, तो अपने कैमरा का फ्लैश ऑन करके देखें, तो जो लाइट बाहर निकल रही है ना वो रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए ये अंदर की तरफ होगा। कई बार आपने फिल्म्स के अंदर वो स्पेशल इफेक्ट देखे ना, क्योंकि कोई चीज़ ऐसे फैलती है फिर उसको वापस से जो है लाके दिखाते, तो वो रेडियली इनवर्ड्स, यानी कि वो सारी लाइट वापस अंदर खींच लेगा। पॉजिटिव लाइट जितनी लाइट बाहर फेंकेगा, पॉजिटिव चार्ज जितनी लाइट को बाहर फेंकेगा, नेगेटिव चार्ज उसे वापस से अंदर खींच लेगा। सो ये आपका रेडियली इनवर्ड, दिस इज रेडियली आउटवर्ड एंड दिस इज रेडियली इनवर्ड। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा सा हमें स्पीड जो है ना वो बढ़ानी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान देंगे। अगर आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर इक्वल नहीं लिए, बस मैंने पोलैरिटी अपोजिट कर दी है यहाँ पर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी अलग अलग है, एक Q1 है एक Q2 है। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर, इनके बीच में यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगा। अगर एक टू चार्ज सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड will not be zero at any point between the charges। अगर जो चार्जेस ऑपोजिट हैं तो इनके बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इस बात को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। पॉजिटिव से बाहर, ये नेगेटिव की तरफ। तो अगर जो है इस तरीके का सिस्टम बनेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी एक दूसरे के उल्टे होंगे ही नहीं, यहाँ पर दोनों हमेशा एक ही तरफ में आएंगे। तो दोनों की जो फोर्स है, ये दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ऐड होगा। यहां पर कहीं पर और यहां पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। तो यहां पर इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, इधर और इधर हो सकता है, लेकिन बीच में कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि बीच में तो हमेशा दोनों फोर्सेस एक तरफ ऐड ही होंगी। आई थिंक ये कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्वेश्चंस में बहुत बार यूज होता है। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी आपने ऐड करना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कैसे ऐड होगा, ये कैसे ऐड होगा, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स को ऐड करने का यही तरीका होता है भाई। कोई भी जो आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उन्हें ऐसे ऐड किया जाता है। ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है कोई भी दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ऐड करने का। अगर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे से उल्टे हैं
तो इस केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं तो इस केस में थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी। अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग आंसर आएगा। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में आंसर कैसे निकालना है, तो हमेशा इस फॉर्मूला को यूज करें, ठीक है। और फॉर्मूला में एंगल देख के डालें कि थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। अगर दोनों सेम साइड पे हैं तो थीटा 0 होगा, अगर दोनों में एंगल ऑपोजिट है तो 180 डिग्री होगा, अगर 90 डिग्री पे है तो ऐसे। और भी कोई भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे हो। एनसीईआरटी में तो 60 डिग्री वाले क्वेश्चंस भी हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 60 हो जाए तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो कभी भी अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इस फॉर्मूले का यूज करें। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है कि डाइपोल आप लोग रोज खाते हो, ठीक है। बहुत से बच्चे चौंक जाते हैं सुन के कि सर डाइपोल, और हम वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हम रोज खाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल खाते हो भाई। आपका जो नमक होता है NaCl, वो एग्जाम्पल है डाइपोल का। एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है डाइपोल का। पानी में डालते ही CH3CO- और H+, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा। तो भाई डाइपोल जो होता है वो कैसा होता है? इट इज अ सिस्टम कंटेनिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। सिस्टम कंटेनिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो बाय सम डिस्टेंस यहां पर इसको सेपरेट करेंगे। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हमेशा सेंटर से इधर A और इधर A लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसका जो सेंटर होता है वो इधर A और इधर A लेते हैं इसको। तो भाई ये जो है ना आपका डाइपोल होता है। अब डाइपोल के बारे में कुछ खास बातें जो आपको अच्छे से समझनी चाहिए, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में, जो कि CBSE में भी और प्लस JEE मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज 0। टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज 0। भाई जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो अगर मैं कंप्लीट सिस्टम की बात करूंगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज 0। सेकंड, इधर ध्यान देंगे। ये पॉइंट में बहुत से बच्चे चकरा जाएंगे कि सर ये क्या हुआ, ठीक है। ये बहुत से बच्चों को एक पॉइंट नहीं पता होगा और इसके ऊपर आपका कॉम्पिटिटिव में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर एक डाइपोल है, ठीक है, बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर एक डाइपोल है तो उस डाइपोल को अगर आप बहुत दूर किसी पॉइंट से देखोगे, बहुत दूर के किसी पॉइंट से देखोगे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? क्लास में, चाहे वो आपका CBSE क्लास हो, कैसी भी क्लास हो, भर भर के आपने डेरिवेशन करी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे कि ये क्या हुआ। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हेल्पफुल है, ध्यान से देखेंगे। टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज 0। टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज 0। फॉर एग्जाम्पल एक डब्बा है, छोटा सा डब्बा है, मैं उस डब्बे के अंदर एक डाइपोल रख देता हूं, ठीक है।
अब उस डब्बे के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल की वजह से, ठीक है, लेकिन अगर मैं उस डब्बे को बहुत दूरी से देख रहा हूं तो उस डब्बे के अंदर टोटल चार्ज कितना है? जीरो। उस डब्बे के अंदर टोटल चार्ज कितना है? जीरो। लेकिन अगर चार्ज जीरो है तो डब्बे के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना निकलना चाहिए दूर से देखने पे? जीरो। ठीक है, आपको सिर्फ एक डब्बा दिख रहा है, उसके अंदर एक डाइपोल है और डाइपोल के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो अगर आप उस डब्बे को बहुत दूर से देखेंगे, अगर चार्ज जीरो था तो उसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसका प्रॉपर लॉजिक है। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको डाइपोल के डायग्राम के साथ ये बात बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये दो बातें नोट करेंगे कि भाई टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल फ्रॉम अ वेरी फार अवे पॉइंट इज ऑल्सो जीरो। अब यहां पर जो नेक्स्ट चीज आती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर एक चीज आती है डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? फिजिक्स में किसी भी चीज के आगे अगर आप वर्ड मोमेंट लगा दोगे तो मोमेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय लेंथ। मोमेंट मींस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो भाई डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो पी वेक्टर होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो वैल्यू होती है क्यू डॉट 2a वेक्टर होती है। दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज कर लो। आई एम सेइंग मैग्नीट्यूड, पोलैरिटी की बात नहीं करी मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करी। किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो, क्यू आएगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2a उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इस क्वांटिटी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा वो बनेगा कूलम मीटर। कूलम मीटर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। थोड़ा सा अजीब लगेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव लेनी है हमेशा, यानी कि इससे इसकी तरफ। मैं बना के दिखा देता हूं, जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो ऐसे आएगा। पी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से चलते हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की तरफ। तो भाई यहां पर कंसेप्ट आता है एक्सियल लाइन का। अब एक्सियल लाइन क्या होती है? जैसे ये आपका चार्ज था, दिस चार्ज इज प्लस क्यू, दिस चार्ज इज माइनस क्यू। एक ऐसी लाइन जो इन दोनों में से पास करती हुई जाएगी, एक ऐसी लाइन जो कि इन दोनों में से पास करती हुई जाएगी, ऐसी लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। ठीक है, सो दिस वन इज एक्सियल। हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये A, ये B, ये O। अब आपको डिस्टेंस कैसे लेने ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए यहां पर जो ये वाला डिस्टेंस होता है इसको तो हम क्या करते हैं, दो एज की फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस A, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A, और O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम X मान लेंगे। ठीक है, चाहे इक्वेटोरियल हो चाहे एक्सियल हो, दोनों में जो नंबरिंग है वो सेम तरीके से होती है। O से लेकर P के डिस्टेंस को हमेशा X माना जाता है, वो बात अलग है। उसमें इक्वेटोरियल में ऐसे हो जाता है तो डिस्टेंस ऐसे हो जाएगा, और यहां पर फ्लैट लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो यहां पर ऐसे डिस्टेंस लेंगे, लेकिन हमेशा O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, X आएगा। ये सब आपने क्लास में पढ़ा होगा। मैं सीधा फॉर्मूले के ऊपर आता हूं कि भाई तो भाई यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा एक्सियल लाइन के ऊपर, वो ये होता है
k टाइम्स डाइपोल मोमेंट, यहां पर साथ में 2 भी आता है, x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 2 टाइम्स k p वेक्टर डॉट x एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। अब यहां पर जो है हमें कई बार एक स्पेशल केस लेना पड़ता है, और स्पेशल केस क्या होता है? आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। आइडियल डाइपोल कैसे निकालेंगे? उसमें जो आपका x होता है दैट इज वेरी लार्ज देन a। x जो होता है वो a से बहुत बड़ा होता है, यानी कि आप a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहां पर देखेंगे a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहां x की पावर 4 हो जाएगी। इट इज 2 टाइम्स k p वेक्टर डिवाइड बाय एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है कि जो नॉर्मल आपका चार्ज होता है, नॉर्मल पॉइंट चार्ज जो होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय एक्स स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि डाइपोल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, जिसमें कि कुछ गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1 बाय एक्स स्क्वायर के हिसाब से होता है, तो इसकी डायमेंशंस कुछ और आएंगी बिकॉज यहां पर तो एक्स क्यूब आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ऊपर चार्ज की बजाय लिया भी तो फिर डाइपोल मोमेंट है, एक लेंथ आपने ऊपर भी तो इंक्लूड कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो डायमेंशनली ये कंसिस्टेंट है, कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर। लेकिन नोट करने वाली बात ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस रादर देन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये बात यहां पर नोट करेंगे सारे बच्चे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल है, अगर आपको मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर अ डाइपोल, E proportional to 1 by x square, E proportional to 1 by x cube, E proportional to 1 by x। तो राइट आंसर इज E proportional to 1 by x cube। डाइपोल के लिए ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये यहां पर हमने यहाँ पे इसका स्पेशल केस डिस्कस किया। साथ में अब एक चीज नोट करने की जरूरत है कि भाई इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे। जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ऐसे आएगी, इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, और चाहे आप इसको यहां बना के देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इसकी फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही आएगी। ई एक्सियल यहां पर भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नाउ पॉइंट इज कि आप इसको मेंशन कैसे करेंगे। अब मैं इसकी डायरेक्शन के बारे में एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। जो ई एक्सियल होता है इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। जिस तरफ डाइपोल मोमेंट होता है ई एक्सियल भी उस तरफ होता है। ठीक है, यहां पर बहुत से बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर इसके अंदर अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन यहां पॉजिटिव से दूर जा रहा है। तो भाई एक्सियल लाइन इधर और इधर कंसीडर होती है, बीच में नहीं होती। ठीक है, हम एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं। एक्सियल लाइन दोनों चार्जेस के साइड में निकलती है, बीच वाली लाइन में उल्टा हो जाएगा केस। तो यहां पर देखा जाए तो एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, और इनके बीच में थीटा आएगा 0 डिग्री बिकॉज डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये हमने यहां पर बात करी एक्सियल लाइन के लिए। जल्दी से बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन के लिए। देखिए, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन।
इक्वेटोरियल लाइन वो होती है जो कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है डाइपोल को। इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कैसा है? ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए, ये डिस्टेंस ए हो जाएगा। कोई एक पॉइंट हम यहाँ पर पी ले लेंगे, ये पॉइंट आपका ओ था, ये ए था, ये बी था, और ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस एक्स रहेगा हमेशा। तो इस तरह का डायग्राम ये बनेगा। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, यहां से पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा। हम देखेंगे, यहां से पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर आएगा। ये सब हम थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, दिस विल बी 2 थीटा। इसको बड़े आराम से प्रूव किया जा सकता है, जो कि हम क्लास में कर भी चुके हैं। तो जो नेट आंसर आएगा ई इक्वेटोरियल का, वो ऐसे आएगा। अब जो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला निकल के आता है वो देख लेते हैं यहां पर। ये फॉर्मूला निकल के आता है ई इक्वेटोरियल का k टाइम्स p वेक्टर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहां पर भी आपको अगर स्पेशल केस लेना है फॉर आइडियल डाइपोल, अगर हम आइडियल डाइपोल की बात करें तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, जैसे कि पिछले वाले टॉपिक में देखा था। ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, तो यहां पर ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फिर से जो आपका ई इक्वेटोरियल होगा दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स डाइपोल मोमेंट यहां पे आ जाएगा डिवाइड बाय, अब ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 बचेगा। 2 से 2 कट के फिर से आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, तो इस केस में भी जो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर से आप देखेंगे एक्स क्यूब के ही प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाली चीज को ध्यान से नोट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। यहां पर एक चीज आपको ध्यान से देखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है जो वो ऐसे आ रही है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होती है। दिस इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पिछले वाले केस में जो ई इक्वेटोर जो ई एक्सियल था वो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल था, लेकिन यहां पर जो ई इक्वेटोरियल है ना वो डाइपोल मोमेंट से एंटी पैरेलल है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट से एंटी पैरेलल है। तो यहां पर देखेंगे डायरेक्शन क्या आएगी? ई इक्वेटोरियल इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। ये अच्छे से नोट करेंगे इसको। पिछले वाले में पैरेलल था, इस वाले में एंटी पैरेलल है, और यहां पर थीटा की जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी? 180 डिग्री। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से उल्टे हैं। ठीक है, तो ये आपका ई इक्वेटोरियल के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। अब जल्दी से एक रेशियो देख लेते हैं। जो हमने दोनों चीजें निकाली हैं फॉर आइडियल डाइपोल, जो हमने आइडियल डाइपोल के बारे में दोनों चीजें कैलकुलेट करी हैं, उससे हम जो है ना एक रेशियो निकाल लेते हैं यहां पर फॉर आइडियल डाइपोल। देखिए, फॉर आइडियल डाइपोल ई एक्सियल डिवाइड बाय ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू, क्या रेशियो आएगी? ध्यान से देखेंगे। इसमें था 2 टाइम्स पी वेक्टर डिवाइड बाय एक्स क्यूब, ये आ रहा था, और इक्वेटोरियल में क्या आएगा? पी वेक्टर के भी आएगा साथ में यहां पर डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो दोनों की जो रेशियो है वो कट कटा के क्या आ जाएगी आपके पास? 2।
तो ई एक्सियल डिवाइड बाय ई इक्वेटोरियल हमेशा 2 के बराबर होता है फॉर आइडियल डाइपोल। ठीक है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस आप रिलेशन को डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं कि अगर एक्स डिस्टेंस पे ई एक्सियल सपोज की एक वैल्यू दे रखी है तो ई इक्वेटोरियल उस पर हमेशा उसका हाफ ही होगा। ठीक है, उसका आधा रह जाएगा, तो इसको आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ्स का कंपैरिजन फॉर पॉइंट चार्ज और फॉर डाइपोल। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ये बातें सारी जो है ना आपकी इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिए। ग्राफिकल कंपैरिजन, अब ये ग्राफिकल कंपैरिजन क्या है, ध्यान से देखेंगे। फॉर पॉइंट चार्ज, अगर हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, एंड फॉर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/x³ होता है। ठीक है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही होगा। ध्यान से देखते हैं। नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस एंड दिस इज डिस्टेंस। अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज जो है सपोज इस टाइप का ग्राफ शो करेगा, इसको मैं यहाँ पर पीसी स्टैंड फॉर पॉइंट चार्ज। तो ये जो है ना ग्राफ आराम से नीचे जाएगा, लेकिन ये ग्राफ बहुत जल्दी नीचे गिरेगा क्योंकि यहाँ पर तो जो है ना पावर x³ में आ रही है। सो ये जो ग्राफ जल्दी नीचे गिर रहा है यहाँ से, ये वाला ग्राफ, दिस इज फॉर डाइपोल। और ये जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है कि दो ग्राफ टच क्यों कर रहे हैं आपस में, तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर x की वैल्यू 1 कर दी जाए तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, वहां पर दोनों की वैल्यू बराबर होंगी। तो ये जो पॉइंट होता है ना आपका, दिस पॉइंट, यहाँ पर x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो डाइपोल का ग्राफ जल्दी नीचे गिरेगा और जो पॉइंट चार्ज उसका ग्राफ आराम से नीचे गिरेगा क्योंकि वहां पर 1/x² है, यहाँ 1/x³ है। आई थिंक ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा इस पॉइंट को जल्दी स्टडी करें और ये चीजें नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइपोल है वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से अपने आप को हैंडल करेगा। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में डाल दिया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले डायग्राम ध्यान से देखेंगे। ये तरीका होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, और यहां आपने एक डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये चार्ज था +Q और ये चार्ज था -Q। इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी और इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी। ये डाइपोल जो है ना रोटेट करना शुरू कर देगा। डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, डेरिवेशन का भी टाइम हमारे पास नहीं है, ये क्विक रिवीजन वीडियो है। डेरिवेशन अगर आप कहोगे तो मैं अलग से बना के वीडियो डाल दूंगा उसके ऊपर। तो ये आपका एक डाइपोल था जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। तो इसके बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइपोल विल एक्सपीरियंस टॉर्क। डाइपोल विल एक्सपीरियंस टॉर्क। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो आंसर टॉर्क नहीं आएगा, फिर इसका आंसर डिफरेंट आएगा। अगर जो डाइपोल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो ऐसे गोल 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 घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा जो कि उसको गोल घुमाएगा, रोटेट करेगा। इस टॉर्क का जो आंसर होता है, जो इक्वेशन निकल के आती है टॉर्क की, वो निकल के आती है PE sin थीटा। ठीक है, टॉर्क का जो आंसर होता है दैट इज PE sin थीटा।
इसको आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर नोटिस करने वाली 2-3 बातें हैं। अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो क्या होगा, अगर थीटा 180 डिग्री हुआ तो क्या होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा। ये 3 एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब आप कहोगे कि सर थीटा चाहे 0 हो चाहे 180 हो, आंसर तो 0 ही आएगा, बिकॉज साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो फर्क क्या दोनों में, दोनों का आंसर तो 0 आएगा, पर नहीं, फर्क है। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में डाइपोल के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, तो डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा, सीधा आराम से लेटा रहेगा ऐसे करके, कोई मूवमेंट नहीं होगी। बट ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर जो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसे जो अपने आप को वापस रिस्टोर कर लेता है। ठीक है, जैसे कि एक बड़ी हैवी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, उसके अंदर पूरा पानी भर दो, उसको पूरा हैवी कर दो, उसको जरा सा ऐसा हिलाओ और छोड़ दो, बोतल वापस से सीधी हो जाती है। इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि जो अपने आप को रिस्टोर कर लेता है। ठीक है, लेकिन एक पेन को टेबल के ऊपर ऐसे स्टेबल कर दो, वर्टिकल खड़ा कर दो और जरा सा डिस्प्लेस करो, वो वापस नहीं जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये 2 बातों का ध्यान रखेंगे। थीटा 0 डिग्री होने पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, थीटा 180 डिग्री होने पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो उस केस में टॉर्क विल बी मैक्सिमम। जो टॉर्क होगा इस केस में वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, बिकॉज साइन 90 1 होता है, मैक्सिमम होता है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ तो क्या होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ तो टॉर्क नो डाउट लगेगा, लेकिन उसके साथ एक लीनियर फोर्स भी लगेगी। यूनिफॉर्म केस में तो डाइपोल ऐसे अपनी जगह पे खड़ा खड़ा यूं रोटेट करता रहेगा, बस अपनी जगह पे खड़ा खड़ा ऐसे करके रोटेट करता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ये रोटेट करता हुआ ऐसे आगे भी जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, रोटेट तो करेगा, साथ में लीनियर फोर्स की वजह से आगे भी जाएगा। सो दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। यहां पर सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, और जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लीनियर प्लस रोटेशनल होगा, यानी कि गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा ऐसे करके। तो भाई आज के वीडियो में यहां तक हमने रिवाइज कर लिया। इसके शॉर्ट नोट्स जल्दी से बनाए सारे बच्चे, और कल के वीडियो में हम जो लास्ट पार्ट डालने वाले हैं उसके अंदर रिमेनिंग चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।